नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12वीं कक्षा में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आपने देखा होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके MCQ क्वेश्चंस बनाए थे। तो अब बच्चों ने कहा कि मैम प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव भी बना दीजिए, वो क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो यकीन मानिएगा बोर्ड में कोई सभी क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पिछले साल की जो बोर्ड परीक्षाएं थी, सैम्पल पेपर थे, उनमें से मैंने ये क्वेश्चंस थे जो आपके लिए निकाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखिए। तो समाचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, वो स्थायित्व बना रहता है। दूसरा है, पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। तीसरा, प्रिंट माध्यम को साक्ष्य के रूप में लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ते हुए उस पर सोच विचार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह लिखित भाषा का विस्तार है। तो आपने देखा होगा बेटा कि एग्जाम्स में जो ये क्वेश्चंस आते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में बिंब की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब बिंब क्या होता है, पहले हम बिंब को स्पष्ट करते हैं कि कविता में बिंब से तात्पर्य शब्द चित्र से है जो पाठक या श्रोता को पढ़े या सुनी जा रही सामग्री को आसानी से आत्मसात, यानी आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करने में मदद करता है। जैसे बेटा हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम निराला जी की भिक्षुक कविता पढ़ रहे हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो अब हमारे सामने क्या होता है, जब हम इस कविता को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस कविता का एक शब्द चित्र हमारे सामने खिंच जाता है, यानी एक वो भिखारी ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने ही आ गया है। तो कविता में इस बिंब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक बनता है। बिंब शब्दों के माध्यम से मन के भीतर चित्र निर्मित करता है। यह कविता को जीवंत बनाता है। अगला प्रश्न है, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, परिभाषित कीजिए। तो बेटा कहानी का हमारे जीवन से महत्वपूर्ण संबंध है। यह अपने अनुभवों को प्रकट करने तथा दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा की पूर्ति करती है। दूसरा, कहानी कल्पना शक्ति का विकास करती है। तीसरा, कहानी नैतिक मूल्यों तथा आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम दादी और नानी से कहानियाँ सुनते हैं। तो ये कहानियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये जरूर करके जाइएगा, ये एग्जाम में आपके जरूर आ जाता है। क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की शैली को स्पष्ट कीजिए, या फिर सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली उल्टा पिरामिड शैली है। तो इसमें क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सर्वप्रथम लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्य या सूचनाओं को बताया जाता है। यानी कि इस शैली के अंतर्गत हम समाचारों को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। इंट्रो में समाचार का मुख्य भाग होता है, बॉडी में घटते क्रम में खबर का विस्तृत ब्यौरा होता है, और समापन अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर अथवा स्पेस ना होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें इंट्रो है जिसे हम मुखड़ा कहते हैं, फिर बॉडी और तीसरे नंबर पे समापन। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता ही रहता है कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है, फीचर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि फीचर क्या है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना होता है।
अब फीचर लेखन की प्रचलित शैली कौन सी है? तो बेटा फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। फीचर में कथात्मक शैली का ही अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। अब फीचर की विशेषताएं करते हैं। फीचर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कि फीचर की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। दूसरा, अच्छे फीचर्स के साथ फोटो या ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। तीसरा, इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को भी स्थान मिलता है। अगला प्रश्न है, कहानी और नाटक में अंतर बताइए बेटा। अब कहानी और नाटक में आपको अंतर बताना है। तो कहानी की तरह नाटक भी एक प्रमुख विधा है, लेकिन जो नाटक है वो दृश्य विधा है जिसे दर्शकों के सामने मंच पर प्रस्तुत करना होता है, जबकि कहानी को पाठक द्वारा पढ़ा जाता है। कहानी को हम पढ़ते हैं। दूसरा, नाटक का संबंध अभिनय से है तथा नाटककार को अभिनेता तथा मंच सज्जा का भी ध्यान रखना पड़ता है, जबकि कहानी में ऐसी बाध्यता आवश्यक नहीं है। अगला है, कहानी को कई बार में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जा सकता है, यानी जब आपका मन होता है आप थोड़ी थोड़ी कहानी पढ़ सकते हो, लेकिन नाटक को दर्शक एक ही बार में मंच पर पूरा देखते हैं। नाटक एक दर्शनीय विधा है जबकि कहानी एक पठनीय विधा है, यानी नाटक को हम देखते हैं जबकि कहानी को हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में संवादों को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अब कहानी में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संवाद के किसी भी पात्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो संवाद कहानी के पात्रों को स्थापित करते हैं। पात्रों के संवाद लिखते समय कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य अनुकूल होने चाहिए। दूसरा, संवाद पात्रों के स्वभाव और उसकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। तीसरा, संवाद उनके विश्वास व आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुरूप हों। अगला, संवाद लिखते समय लेखक तो गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं, तो इसलिए संवादों का अनावश्यक विस्तार अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करता है। तो हमें जब भी हम कहानी में पात्रों का संवाद लिखते हैं, पात्रों के संवाद, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए बेटा। कहानी में बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कथानक। कथानक जिसे हम कथा वस्तु भी कहते हैं। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होता है कथानक। कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है। किसी एक घटना या पात्र की मनोस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष। तो आपने जैसे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी 11th क्लास में, दोपहर का भोजन, ईदगाह। तो ये जो कहानी में जो कथानक होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, कहानी में पात्र यानी चरित्र चित्रण भी होता है। तो ये कहानी का दूसरा तत्व है। कहानी पात्र द्वारा कही जाती है तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। तीसरा, संवाद। कहानी में संवाद कथानक तथा पात्रों का विकास करते हैं। पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल संवाद लिखे जाते हैं। देश काल वातावरण। तो हर घटना, पात्र, समस्या का अपना एक देश काल और स्थान होता है। यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है भाषा शैली। कहानी की भाषा बोलचाल की होनी चाहिए। कहानीकार अपनी रुचि, परिवेश के अनुसार भाषा शैली का अनुसरण करता है। और अगला जो कहानी का तत्व है वो है उद्देश्य, यानी कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करता है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक, यानी पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है और यह पूरे समय के लिए उस अखबार में, उस समाचार पत्र में काम
करता है। दूसरा होता है अंशकालिक, यानी अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। तीसरा फ्रीलांसर, फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर को हम स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं, यानी फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है, इसकी खामियां बताइए। ठीक है, खामियां का मतलब होता है कमियां बतानी है। तो सबसे पहले हम जान ले बेटा इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर किसी बहस के सूत्रधार भी बन सकते हैं। तो जो इंटरनेट है बेटा, ये जनसंचार का सबसे नया है लेकिन बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी जो पहुंच है वो दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का तो कोई जवाब नहीं है। अब हम इंटरनेट की बहुत सारी खूबियों को तो हमने जान लिया, ठीक है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, जो इसकी खामियां हैं, वो क्या है। नंबर 1, यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम है। दूसरा, नई पीढ़ी में स्वयं को हर समय अपडेट रखने की लत लगने के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये बुरे परिणाम है बेटा, ठीक कर लेना। तीसरा है इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आजकल इंटरनेट का दुरुपयोग होता है। इंटरनेट को केवल एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारी इंटरनेट की बेटा कमियां थी। अगला प्रश्न है नाटक के लिए तथ्य क्यों आवश्यक होता है। तो नाटक के लिए तथ्य बहुत आवश्यक होता है ताकि कहानी के रूप को एक शिल्प तथा संरचना में पिरोया जा सके। दूसरा, घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्य को सही क्रमानुसार रखकर सुनने से शिखर की और मंच के माध्यम से आगे इसको बढ़ाया जा सके, इसलिए नाटक में तथ्य का होना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि कहानी के चरम उत्कर्ष के समय लेखक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब कहानी का चरम उत्कर्ष हो रहा होता है तो लेखक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भावों एवं पात्रों की अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम ना करे। तो इस चीज़ का लेखक को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आग्रह के कारण भी कई बार क्या होता है कि वो कहानी हमें अच्छी नहीं लगती है। तीसरा, कहानी भाषण में ना बदल जाए, तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, चरम उत्कर्ष पाठकों को स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करने वाला हो, पाठकों को लगे कि उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ना बेटा, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। और ये विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। पहला, खोजी रिपोर्ट, यानी जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं और तथ्य को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो पहले सबके समक्ष ना आई हो। दूसरा, इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाने वाली रिपोर्ट को हम इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। तीसरी है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, यानी जिस रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या की जाए। चौथा है विवरणात्मक रिपोर्ट, यानी जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीक से बारीक तथ्य को उद्घाटित किया जाए, उसे हम विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। तो ये थे विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार। अगला प्रश्न है
कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यानी कविता के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कविता लेखन के लिए बेटा जो आवश्यक घटक हैं या तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भाषा का सम्यक ज्ञान। कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भावों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है कि कवि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोगों द्वारा अपने अनुभवों को रूप प्रदान करता रहे। दूसरा है शब्द विन्यास। शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं, इसलिए कविता लेखन के समय कइयों को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है छंद विषयक बुनियादी जानकारी। यानी कविता में छंद और तुक से बंधी हुई जो रचना है वो हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो उसकी छुअन हमें भीतर तक उसे भाव से जोड़ देता है। इसलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक भावमयी बना देते हैं। अगला है अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। कवि कविता में भाव और विचारों के साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। इसलिए कवियों को कई बार कोरी कल्पना से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कल्पना बहुत ज़्यादा हो जाए। अगला है भाव एवं विचार की अनुभूति। कविता भावों का प्रबल आवेग है और मनुष्य भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मशक्ति प्रबल होती है। अगला प्रश्न है कहानी के तत्वों में द्वंद्व का क्या स्थान है। तो बेटा कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब द्वंद्व क्या होता है बेटा? द्वंद्व होता है जैसे किसी कार्य को करने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम द्वंद्व कहते हैं। लेकिन जब हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो द्वंद्व होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे कि द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है कि अब क्या होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि कहानी में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या होगा। द्वंद्व असहमति से पैदा होता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों के टकराव या किसी की खोज में आने वाली बड़ा अंतर्द्वंद के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपनी कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी भी उतनी सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के ये 15 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत ही मैंने इनको सरल शब्दों में आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसके अलावा भी जो और बाकी क्वेश्चंस हैं, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद। देख बंद हो गई।